तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स होते हैं, तो इनकी वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि सोनरस, डक्टाइल, मैलेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, ये प्रॉपर्टीज होंगी ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसमें से जो हमें मेन प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है एक मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में एक ध्यान रखना है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एटलीस्ट 10⁻³ केल्विन से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग होती है। और स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा आप ध्यान रखो कि जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग होगी, और जितना स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर हमने ग्राफ को बना रखा है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये ग्राफ हमें बताता है 3D, 4D और 5D के बारे में। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 3D का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 4D और 5D से कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस आंसर को यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरली जितने भी बॉन्डिंग होती है, अगर उनमें सेम टाइप का बॉन्ड लगता है तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है उनके अंदर ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है। तो इनमें से अगर आप देखोगे 3D, 4D और 5D में 5D का मास ज़्यादा होता है, इसलिए उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसीलिए यही ऑर्डर फॉलो होता है कि सबसे कम होता है 3D का, उससे ज़्यादा होता है 4D का और सबसे ज़्यादा होता है 5D का। हमें जैसा कि चैप्टर के अंदर 3D सीरीज को डिटेल में देखना है तो उसको देखते हैं। तो देखो टाइटेनियम से ज़्यादा होता है वेनेडियम का, वेनेडियम से ज़्यादा क्रोमियम का। ऐसा क्यों? टाइटेनियम से आगे बढ़ते बढ़ते हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है टिल क्रोमियम, क्योंकि वहां तक हमारे मेटलिक बॉन्डिंग भी बढ़ती है। और मेटलिक बॉन्डिंग क्यों बढ़ती है? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट चीज है कि वाई मैग्नीज मेल्टिंग पॉइंट सडनली डिक्रीज। देखो मैग्नीज पे आती है हमारा मेल्टिंग पॉइंट अचानक से क्यों कम हो गया? इसका रीजन ये है कि मैग्नीज के अंदर हमारा वीकर मेटलिक बॉन्डिंग होती है, और मेटलिक बॉन्डिंग अगर वीकर होगा तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये मेल्टिंग पॉइंट या मेटलिक बॉन्डिंग वीकर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि आप जानते हो मैग्नीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d5। ये ज़्यादा ही स्टेबल फॉर्म में है, इसलिए अच्छी मेटलिक बॉन्डिंग नहीं करता। फर्दर आयरन के बाद वापस मेल्टिंग पॉइंट कम होते रहता है टिल कॉपर, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आयरन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आयरन के अंदर होता है 3d6। 3d6 को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वहां पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद अगर आप कोबाल्ट में जाओगे तो उसके अंदर 3 रह जाएंगे, निकल के अंदर 2 रह जाएंगे, और फाइनली कॉपर के अंदर सिर्फ एक हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता जा रहा है। जनरली आप जानते भी हो टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि टंगस्टन जो एलिमेंट है वो क्रोमियम के अबव आता है। और उसमें भी देख सकते हो क्रोमियम का 3D सीरीज में ज्यादा होता है, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम का सबसे ज्यादा होता है, और 5D सीरीज में सबसे ज्यादा होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें देखनी है वो है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। तो देखो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में क्या है कि ये भी सेम उसी पैटर्न पे चलती है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट चलता है, कि जिसका एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज़्यादा होगा उसका मेटलिक बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगा। और मेटलिक बॉन्डिंग क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारा इस स्लाइड का काम हो गया। देखो कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वाई क्रोमियम इज हार्ड whereas जिंक इज सॉफ्ट। ठीक है, तो क्रोमियम हार्ड क्यों होता है और जिंक सॉफ्ट क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है क्रोमियम इज हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग। देखो किसी चीज के अंदर बॉन्डिंग अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका हार्डनेस भी बढ़ जाएगा। वेरएस जिंक इज सॉफ्ट
ड्यू टू वीकर मेटलिक बॉन्डिंग। अब ऐसा क्यों होता है कि वीकर मेटलिक बॉन्डिंग जिंक में होता है, क्रोमियम में हार्ड होता है? इसका सिंपल सा रीजन है, हम क्रोमियम जानते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 4s1 3d5। एक्सेप्शन होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इट हैज 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उतने ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होते हैं, उतने ज्यादा क्या होगी हमारी हार्डनेस भी होती है। नेक्स्ट चीज अगर हम पैरेलल में देखें जिंक को, तो जिंक इज आर्गन 4s2 3d10। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो मेटलिक बॉन्डिंग नहीं होगी, और मेटलिक बॉन्डिंग नहीं होगी तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं हो सकती, वो सॉफ्ट ही होती है। आप जानते हो कि जैसे कि जिंक, और जिंक के साथ साथ कैडमियम, और कैडमियम के साथ साथ मरकरी, ये तीनों ही कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं। मरकरी तो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि इट इज इवन लिक्विड इन स्टेट। तो इसका मेन रीजन क्या है कि मरकरी के अंदर वीकर मेटलिक बॉन्डिंग होती है, इसीलिए वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। जबकि यहाँ पे क्रोमियम बोले, मोलिब्डेनम बोले, आयरन बोले या टंगस्टन बोले, दे आर वेरी हार्ड मेटल्स, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट चीज देखो, एक छोटा सा टॉपिक है, वो है डेंसिटी का। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, मास बाय वॉल्यूम। तो जनरली फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर density increases due to increase in atomic mass। ठीक है, एटॉमिक मास में इंक्रीज आता है, इसलिए हमारी डेंसिटी में भी इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है हमारा एटॉमिक रेडियस। तो देखो एटॉमिक रेडियस हमें कैरीड आउट करना है। इसमें पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, उसके बेसिस पे हम चीजों को देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ एलिमेंट्स, वाई एक्सिस पे यू कैन से एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस है, एक ही बात होती है। एंड यहां पर अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा 3D सीरीज के लिए, ये हमने बना लिया 4D सीरीज के लिए, और 5D सीरीज का भी जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल पैरेलल टाइप का बनेगा, बिल्कुल क्लोज होकर हमारा 4D सीरीज के। तो ये हो गया 3D सीरीज के लिए 4D, और ये 5D। यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं एलिमेंट्स के नाम, जैसे कि पहला एलिमेंट आप सब जानते हो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। ठीक है, मैंने सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मेंशन करा है, जिंक भी आप आगे मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल आप पास पास मान लो, एक का नाम होता है हॉफनियम और एक का नाम होता है जिरकोनियम। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछते हैं, वाई 4D and 5D series have almost similar size। ठीक है, वाई 4D and 5D series have almost similar size। या इस क्वेश्चन को एक और वे में पूछ सकते हैं, वाई जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो सिंपल सा मेथड है, या डिफिकल्ट टू सेपरेट किएगा, अभी हम इसको देख लेते हैं। वाई जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर साइज।
देखो अब जो डिफिकल्ट टू सेपरेट वाला हमने अभी भी रेस करा है वो बेसिकली हम इसी के अंदर देख लेंगे कि डिफिकल्ट टू सेपरेट क्यों है। तो क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है और इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। बेसिकली वो अंतर नहीं है। 4D सीरीज का एक एलिमेंट है जिरकोनियम और 5D सीरीज का एक एलिमेंट है हॉफनियम। या 4D 5D बोले या जिरकोनियम हॉफनियम बोले, सेम तरीके से पूछा जा सकता है। इस तरीके से अभी एक स्कूल के प्री बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जिरकोनियम और हॉफनियम को भी अलग से लिखा है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल आंसर है, इट इज ड्यू टू lengthenide contraction because of poor shielding of 4f subshell electrons। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं ऐसा क्या होता है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हमारा जो जिरकोनियम है वो तो 4D सीरीज का एलिमेंट है, बट हॉफनियम जो है वो 72 पे आता है एंड ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। हॉफनियम से जस्ट पहले एक एलिमेंट आता है जिसका नाम होता है लेंथेनम और उसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और उसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है 72 पे हॉफनियम। जैसे कि मान लो अगर ये ग्रुप नंबर 3 में आ रहा है तो ये ग्रुप नंबर 4 में आता है। तो जनरली तो ऐसा होता है ना कि लेंथेनम के बाद 57 पर क्या होना चाहिए था 58 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आता है 57 के बाद 72 आता है। तो बीच के एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा तो जो बीच के 14 एलिमेंट्स रह गए वो यहाँ से सीरियम से शुरू होकर ल्यूटेटियम तक रहते हैं। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं वो किसके बाद आते हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं। और इन एलिमेंट्स के अंदर हम किसको फिल करते हैं, 4f को फिल करते हैं। तो जब आप हॉफनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो इसके अंदर कौन भरा होगा, 4D से पहले 4f भरा होगा 5D से पहले, और 5D के बाद कौन होगा हमारा 6s भी होगा। क्योंकि आपको पता है कि हमने क्या करा होगा, पहले 4f को भरा होगा, इसकी एनर्जी क्या है कम, इसको हमने पहले भरा होगा, फिर 5D और 6s रहा होगा। तो देखो 4D है, फिर 5D, 4f, 5D और 6s। 4f क्या है, अंदर की तरफ है, अंदर वाले शेल में, 4th शेल में और ये 5th शेल में, और कौन से शेल में आपका 6th शेल में। तो 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करते। अब रिपेल नहीं करोगे, बट इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, इट हैज 72 प्रोटॉन्स। तो ये 72 प्रोटॉन्स क्या करेंगे, बाहर वाले 6 शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। अपनी तरफ खींच लेंगे तो उनका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मान लो अगर हॉफनियम का साइज इतना होना चाहिए था, बट ये रिपल्शन ही नहीं करता। रिपल्शन नहीं करोगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को 72 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करके उसके साइज को छोटा कर देंगे। तो पहले साइज बड़ा था, बट क्योंकि 4f ने बाहर वाले शेल को रिपेल ही नहीं करा, इसीलिए 72 प्रोटॉन्स ने एटॉमिक साइज को डिक्रीज कर दिया बाय अट्रैक्शन। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जो 4f वाले हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरा था वो लेंथेनाइड सीरीज के अंदर आए थे, और उन्हीं की ना रिपल्शन करने की वजह से हमारा साइज में डिक्रीज आया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड एलिमेंट के रेफरेंस के लिए, और कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि साइज में हमारा डिक्रीज आ जाता है। तो 5f का साइज तो बड़ा होना चाहिए था, बट क्योंकि उसके अंदर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसलिए उसका साइज कम हो जाता है। तो आप सेम आंसर कहाँ कहाँ पे लिख सकते हो, 4D 5D के लिए भी लिख सकते हो, और जिरकोनियम और हॉफनियम के लिए भी हम सेम आंसर लिख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसको आप ध्यान रखना। अब देखो इसी रीजन की वजह से जिरकोनियम और हॉफनियम को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका साइज सिमिलर है, और साइज सिमिलर होने की वजह से सारी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर हो जाती हैं, इसलिए उनको अलग अलग करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज। अब ग्राफ की तरफ अगर हम देखें तो इधर देखो, स्कैंडियम से लेके बेसिकली आयरन तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। देख सकते हो क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब कैसे, देखो सबको फोर्स, भले वो स्कैंडियम हो जो कि 3D1 4s2 होता है, और आयरन हो
4s2 3d6 सबको कहाँ तक फोर्स लगाना है, 4th ऑर्बिट तक। स्कैंडियम के पास 21 प्रोटॉन्स है, वही आयरन के पास उसी काम के लिए कितने हैं, 26 प्रोटॉन्स है। तो 26 प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू 21 प्रोटॉन्स। ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, साइज स्मॉलर होता है, जैसा कि यहाँ पर भी हो रहा था। तो स्कैंडियम से लेके आयरन तक साइज इसलिए कम होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नेट अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियस पावरफुल है, इसका साइज इसलिए छोटा होगा, यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन भी है। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए आयरन से लेकर कोबाल्ट तक लगभग साइज सेम रहता है, एटॉमिक रेडियस सेम, ऑलमोस्ट सेम। क्यों? तो देखो प्रॉब्लम क्या आती है, तो अगर तुम आयरन को देखो तो आयरन हमने ऊपर लिखा हुआ है 4s2 3d6। तो आयरन को अगर हम ड्रॉ कर ले, देखो अगर 5 इलेक्ट्रॉन तक रहते तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक एक रहेंगे तो आपस में रिपल्शन नहीं करेंगे, कब तक, मैग्नीज तक। लेकिन आयरन में आने के बाद क्या होगा, रिपल्शन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्पेस तो 5 लोगों का था, बट हम कितने लोगों को ले आने लगे यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे रिपल्शन इंक्रीज करेगा। बट रिपल्शन के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, मैग्नीज में 5 थे बट आयरन तक जाते जाते 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो रिपल्शन बढ़ने के साथ साथ एक प्रोटॉन बढ़ा, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। सेम कोबाल्ट में हुआ, जब हम 26 से 27 तक जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिपल्शन भी बढ़ेगा, बट साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, मतलब अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज्ड इज बैलेंस्ड बाय रिपल्सिव फोर्सेस। अब देखो रिपल्सिव फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप फर्दर देख सकते हो कि आयरन के कोबाल्ट के बाद वापस कॉपर तक साइज बढ़ता है। अब साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ने का मेन रीजन क्या है, यहाँ पर बेसिकली उनके अंदर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स से डोमिनेट करेंगे, क्योंकि अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन और ज्यादा क्या होने लग जाएंगे, बढ़ने आगे, रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बड़ा होता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है साइज छोटा होता है। तो कोबाल्ट से कॉपर तक साइज इसलिए इंक्रीज होता है सिंस रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट्स इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने वाले फैक्टर को रिपल्सिव फोर्सेस ने डोमिनेट कर लिया, इसलिए हमारा एटॉमिक रेडियस फर्दर इंक्रीज करता है आफ्टर कोबाल्ट। तो ये हो गया हमारे दो प्रॉपर्टीज, एक हमने मेल्टिंग पॉइंट देख लिया और एक हमने एटॉमिक रेडियस देख लिया। फर्दर इसके अगले स्लाइड में आगे का देखते हैं।